हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। आज का हमारा विषय है हड़प्पा सभ्यता, जिस पर ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर दे दिया है। अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो इससे पहले के जो 3 पार्ट्स जो बने हुए हैं उसको देख ले, ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने उन 3 पार्ट्स में क्या क्या पढ़ा दिया जो आपका छूट गया है। तो वो 3 पार्ट्स थे। हड़प्पा सभ्यता के मैंने प्रमुख शहरों के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, इवन उसके मैप वगैरह भी मैंने उसमें करवा दिया है। हड़प्पा सभ्यता के जीवन निर्वाह के तरीके कैसे थे, यानी किस तरीके से उनका रहन सहन था, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। मोहनजोदड़ो के बारे में, उसका मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, पूरा प्लानिंग में पूरा शहर को बनाया गया था। उस पूरे प्लानिंग के बारे में मैंने बता दिया किस तरीके से ग्रिड पत्ती में पूरे शहर को बनाया गया था, एक जालनुमा स्ट्रक्चर था। इसके अलावा उसका नगर निर्माण योजना, पूरा टाउन को किस तरीके से प्लानिंग किया गया था, दुर्ग था और जो दुर्ग के अंदर के शहर थे, निचला शहर, ऊपरी शहर, इसके बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत ही उम्दा जल निकासी प्रणाली थी, किस तरीके का उसका ड्रेनेज सिस्टम था, कैसे शहर का पूरा पानी शहर से बाहर निकल जाता था, तो इसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो के स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार हमें मिला है हड़प्पा से, हड़प्पा के स्थल मोहनजोदड़ो में, और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अन्नागार के बारे में मैंने बता दिया है, जहाँ पे वो अपने अनाज को रखते थे, अन्न के बहुत बड़े बड़े कोठार हमें मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के जो आर्थिक जीवन है उसको भी मैंने करवा दिया है। तो ओवरऑल मैंने शुरू के जो आपको 8 टॉपिक नज़र आ रहे हैं, ये 8 टॉपिक मैंने करवा दिया है। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्योग धंधे के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कैसा था और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन कैसी थी। तो इस 3 टॉपिक्स जो हैं, इन 3 टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के उद्योग धंधे के बारे में। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्योग धंधे की अगर हम बात करते हैं, यानी कि किस तरीके का कारोबार करते थे वो लोग, कैसे उनका रहन सहन था, तो यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। तो यहाँ के नगर में रहने वाले जो बासिंदे थे बहुत किस्म के काम को करते थे, बहुत किस्म के व्यवसाय को करते थे। जैसे वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाया करते थे। तो ये क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन पर काले रंग का चित्र बनाते थे, यानी उस पर पेंटिंग करते थे, जो कि एक कुशल कारीगरी थी, जो हमें हड़प्पा सभ्यता से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुंग लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई का धंधा भी करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, रुई से कताई करके उससे धागा बना करके फिर उससे कपड़ा तैयार करते थे। इसके अलावा ऊन का भी काम करते थे, यानी कि ऊन का भी प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में नॉर्मल कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता था, ऊन के कपड़े का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए 2 व्यापार हमें इनका समझ में आ गया। एक तो ये लोग मिट्टी का बर्तन तैयार करते थे, उस पर काले रंग का पेंटिंग करते थे। दूसरा क्या था, ये लोग कपड़े बुनाई का भी काम करते थे, जैसे ऊन और कताई धागे, मतलब जो रुई है उसके कपड़े बनाया करते थे। अच्छा, कपड़ा बनाने का व्यवसाय बहुत ही ज़्यादा उन्नत अवस्था में था, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। ये कपड़े को बाहर भी एक्सपोर्ट किया करते थे दूसरे देशों में, जैसे कि हमें मेसोपोटामिया सभ्यता में भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ एविडेंस मिले हैं। वहाँ पे 2 व्यापार के प्रमुख केंद्र मिले थे, दिलमून और माकन। इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मनके मिले, मनके यानी कि मोती हमें मिला है कि, और ये मोती अलग अलग साइज के, जैसे बेलनाकार, चक्राकार, चपटाकार, अलग अलग शेप के हमें मोती भी मिले हैं। मिट्टी के ये बनाया करते थे, स्फटिक के, कार्नेलियन के, अलग अलग पत्थरों के ये मोती बनाया करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ताबीज भी मिले। तो ताबीज से पता चलता है कि ये लोग जादू टोना में विश्वास रखते होंगे। ठीक है, तो ताबीज बनाने का कार्य काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें ताबीज मिला। तो यानी कि एक व्यवसाय ताबीज बनाने का भी हो गया। इसके अलावा मन के मोती बनाने का एक व्यवसाय हो गया। इसके अलावा मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, अब देखो किन किन चीज़ों का मनके बनाते थे। हाथी के दांत का मनके बनाया करते थे। ठीक है, कार्नेलियन एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का पत्थर होता था जिसका ये बनाया करते थे। जैस्पर भी एक मटेरियल है जिसका ये मोती बनाया करते थे। स्फटिक का बनाते थे, क्वार्टर्स का बनाते थे, सेल खड़ी से बनाते थे, और जैसे पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे ये लोग, तांबा, कांसा, और पत्थर के अलावा कुछ धातुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना, और
ये सारी धातुओं का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो शंख का भी इस्तेमाल करते थे मन के बनाने के लिए, शंख, फॉयंस और पक्की मिट्टी। देखो मिट्टी को पका करके, जब मिट्टी को पकाते हैं इस प्रोसेस को हम टेराकोटा कहते हैं, तो मिट्टी को पका करके भी उसके भी मोतियां बनाया करते थे। जो गरीब लोग हुआ करते थे वो लोग पक्की मिट्टी का प्रयोग करते थे, क्योंकि कीमती पत्थर को और धातुओं को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग पक्की मिट्टी के मोतियों का माला पहना करते थे। और ये प्रयोग कौन लोग करते थे? सभी का प्रयोग मन के बनाने में होता था, यानी इन सब धातुओं का प्रयोग वो मन के बनाने के लिए करते थे। इनके आकार कैसे थे? चक्राकार, ठीक है, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित होते थे। अभी तक हड़प्पा सभ्यता से हमें लोहे का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। इससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो कोई वस्तु नहीं मिलती है, अतः सिद्ध होता है कि इन्हें लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्यापार। अब हड़प्पा सभ्यता का व्यापार कैसा था? ये तो उद्योग धंधों की बात हो गई। अब व्यापार कैसे करते थे? यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, शल्क यानी हड्डी, ठीक है, आदि का प्रयोग करते थे। तो ये लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? पत्थर का, धातु का और शल्क यानी हड्डियों का प्रयोग करते थे। अब सारा चीज़ तो इनको उपलब्ध होगा नहीं, कुछ चीज़ ये बाहर से मंगाएंगे यानी इंपोर्ट करेंगे, और कुछ चीज़ बाहर भेजेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे। कुछ चीज़ें इनके पास अवेलेबल है, कुछ चीज़ें दूसरे लोगों के पास अवेलेबल है। जो दूसरों के पास अवेलेबल है उसे इंपोर्ट कर लेंगे, और जो इनके पास अवेलेबल है उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक बड़े भूभाग में ढेर सारे सील हमें यानी मन मुद्रा, एक रूपी लिंग, लिपि और मानकीकृत मापतौल के प्रमाण भी मिले। तो हमें बहुत बड़े क्वांटिटी में हमें क्या मिला है? लिपि मिले हैं और मापतौल के कुछ एविडेंस भी हमें मिले हैं। तो यानी ये लोग क्या करते थे? चीज़ों को तौलने का भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि तौलने का भी इनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था। वे चक्के से परिचित थे, यानी पहिए का उनको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था, और संभवतः आजकल के इक्के रथ के जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। तो आप देखोगे हड़प्पा सभ्यता, अगर आप दिल्ली में रहते हो, नेशनल म्यूजियम आप जा सकते हो, वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के काफ़ी सारी चीज़ें रखे हुए हैं। तो वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे ना टॉयज़ मिले हैं, मिट्टी के खिलौने हैं जिसपे एकता रथ जैसा है, जिसमें पहिए का इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है खिलौने भी उन्हीं चीज़ों के अवेलेबल होते हैं जो उस समय के समाज में मौजूद हो। तो अगर बच्चों के खिलौने हमें मिट्टी के मिले हैं जिसके अंदर पहिए लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि उस समय का समाज भी इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करता होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे कुछ रथ के एविडेंस मिले, तो इससे पता चलता है कि ये लोग रथ का भी इस्तेमाल करते होंगे। ये अफगानिस्तान और ईरान यानी फारस से व्यापार करते थे। तो देखो अफगानिस्तान से व्यापार करने के एविडेंस मिले हैं और ईरान से व्यापार करने के एविडेंस हमें मिले हैं। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया था। देखो जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में उपनिवेश बनाया था, सेम वैसा तो हूबहू तो वैसा नहीं, पर उसके जैसा मिलता जुलता इन्होंने भी उपनिवेश बनाया था। कहाँ पे? उत्तरी अफगानिस्तान में, जिससे उन्हें व्यापार में सहूलियत होती थी, यानी कि काफ़ी आसान होता था वहाँ पे जाकर के व्यापार करके आ जाना। बहुत सी हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया में मिली है। तो हमें हड़प्पा के बहुत सारे सील मिले हैं जो मेसोपोटामिया से भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगर हड़प्पा का सील मेसोपोटामिया में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है दोनों के बीच। मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार संबंध था। इसका मतलब क्या लगता है कि मेसोपोटामिया से इनका व्यापार का संबंध है, तभी तो इनके सील हमें वहां से प्राप्त हो रहे हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इसके अभिलेखों में हमें क्या मिला? व्यापार के प्रमाण मिले हैं मेलुहा के साथ, और मेलुहा के मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख मिलता है। तो इसके अलावा हमें दो व्यापार केंद्र का भी उल्लेख मिलता है, और वो कौन कौन से दो व्यापार केंद्र हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, दिलमून और माकन। ये दो ऐसे जगह थे जहां से ये व्यापार करते थे। दिलमून की पहचान शायद फारस की खाड़ी के बहरीन के की जा सकती है। तो फारस की खाड़ी का जो बहरीन का इलाका है वहां पे दिलमून की हम पहचान कर सकते हैं। ये तो था हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में जानकारी। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किस तरीके से करते थे, उनके व्यापार का डिटेल मिल गया। अब थोड़ा सा जानते हैं उनके धार्मिक जीवन के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। तो हमें हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, और वो भी पक्की मिट्टी का, मतलब मिट्टी का बना करके उसको पका करके बनाया जाता था, जिसको टेराकोटा कहते हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। तो एक मूर्ति ऐसा मिला है हमें जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसको विद्वान लोग मातृ देवी या उर्वरता की देवी वगैरह मानते थे। विद्वानों का मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। तो कई विद्वान मानते हैं कि ये क्या है? एक पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, और इसका निकट संबंध पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। तो ऐसा मानते हैं कि इसका संबंध पौधे की वृद्धि से रहा होगा,
यानी कि पौधे के ग्रोथ वगैरह में इनका मतलब इस देवी की पूजा करते होंगे उसके लिए। जैसे कि अगर आप बौद्ध धर्म को पढ़ते हो तो वहाँ पे एक जो गौतम बुद्ध का जो हमें जो स्तूप मिला, स्तूप के बाहर एक लड़की मिलती है जो लटकी हुई सी है, और जिसको शालभंजिका के नाम से जाना जाता है, जिसको उर्वरता की देवी माना जाता था, कि जिसके टच कर देने से, सिर्फ छूने से फूल खिल उठते थे, फल आ जाते थे, पौधे में हरियाली आ जाती थी। तो कुछ ऐसा ही शायद इसको भी मानते होंगे कि ये जो मातृ देवी है ये प्रकृति की देवी है, इससे उत्पादन अच्छा होता होगा। तो शायद किसान जो कृषक समुदाय के लोग हुआ करते होंगे उनकी पूजा वगैरह करते होंगे। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। देखो उर्वरता की देवी आ गया, और उसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। तो नील नदी में मतलब मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, और नील नदी को एक देवी के रूप में माना गया था, आइसिस देवी। जिस तरीके से हम अपने गंगा नदी को गंगा देवी के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरीके से वो आइसिस देवी के नाम से पूजा करते थे। ठीक है, उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी आइसिस को लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था। तो पुराने मिस्र की तरह अगर हम देखते तो यहाँ का समाज भी क्या था, मातृ प्रधान था। यानी कि तो प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज जो मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। तो इस चीज का क्लियरिटी नहीं मिलता है कि यहाँ पे मातृ प्रधान समाज था या नहीं था, उसको वरीयता देते थे या नहीं देते थे मातृ को। तो इसका कुछ हमें ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की स्तुति भी मिली है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आता है, तो हमें वैदिक सूक्त जो मिले हैं, वैदिक सूक्त यानी कि कुछ श्लोक मिले हैं जहाँ पे हमें पृथ्वी माता की स्तुति का एविडेंस मिलता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का तो कुछ लिखित एविडेंस, क्योंकि उसका हड़प्पा सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक काल यानी अधैतिहासिक काल में हम उसको रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन कैटेगरी में हमने इतिहास को रखा है। अधैतिहासिक काल में हम उसे कहते हैं जिसका लिखित एविडेंस है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कुछ लिखित एविडेंस हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका लिखित एविडेंस है। तो प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो आदिकाल हो गया, जहाँ पे आदि मानव हुआ करते थे, इनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो कुछ लिखा हुआ हमें मिला नहीं। अधैतिहासिक काल जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग आ जाते हैं, उन्होंने लिखा लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो आधा है और आधा नहीं है, तो इसको अधैतिहासिक काल कहते हैं। अच्छा, ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पे लिखित एविडेंस मिला और हमने पढ़ा भी। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? ये शुरुआत होता है आपके जेम्स प्रिंसेप ने आपका मौर्य डायनेस्टी का जो भी एविडेंस है वो उनको डिकोड कर लिया, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि जो था, तो वहां से हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है वो क्या है? अधैतिहासिक काल है। तो इसलिए हमें उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से लिखित में तो मिलता नहीं है। लेकिन उसके बाद वैदिक काल आया, और वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। तो हो सकता है वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने एक दूसरे से सुन करके मौखिक रूप से याद रखा होगा हड़प्पा सभ्यता की बातें। तो वैदिक काल में अगर हमें इसके बारे में मिलता है पृथ्वी देवी की सुख, तो इतिहासकार कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इसका संबंध रहा होगा। वे भी हड़प्पा सभ्यता में भी मातृ देवी की या उर्वरता की देवी की, पृथ्वी देवी की पूजा करते होंगे, तो शायद वहीं से वैदिक काल में अडॉप्ट किया गया होगा। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। तो धोलावीरा में एक दुर्ग मिला है, दुर्ग के अंदर हमें कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं, तो कुएं के अंदर से सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही है, और उसमें एक खिड़की थी उसमें, और जहां दीपक जलाने के साक्ष्य मिले। तो दिया जब आप जलाते हो तो देखते हो दीवार में ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट हो जाता है, यानी कि काले रंग का निशान पड़ जाता है। तो हमें एक खिड़की सा मिला है जो दीवार में बना हुआ है। आप रूरल एरिया में जाओगे तो आप देखोगे घरों के दीवारों में ना अलमारी टाइप का बना देते हैं, और उसी में देवी देवता को पूजते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके का एविडेंस मिला है घरों के दीवारों में, और वहाँ पे काले रंग का निशान मिला। इसका मतलब वो लोग दिया जलाते होंगे, और दिया जाहिर सी बात है, अगर कुएं के अंदर दिया जला रहे तो कुएं का पानी का पूजा कर रहे होंगे, जो हमारा हिंदू धर्म का जो रिवाज है, तो ऐसा ही होता है, हम लोग पूजा करते हैं पानी का। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वो इसको कुएं के जरिए सरस्वती नदी की पूजा करते होंगे। क्या पता सरस्वती नदी का पानी कुएं में आता हो, तो कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे, और उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था। तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है, तो जिसमें एक योगी का चित्र है। तो हमें एक सील मिला है, एक मुहर मिला जिसमें एक योगी का चित्र है, और ये 3 या 4 मुख वाला है। देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं कहा गया 3 मुख भी, और क्लियर 4 मुख भी नहीं कहा गया, 3 या 4 मुख, क्योंकि जो हमें सील मिला है ना उसका फ्रंट लुक है। तो उसमें एक फेस सामने की तरफ दिख रहा है, एक राइट की तरफ दिख रहा है, और एक लेफ्ट की तरफ दिख रहा है।
पर बैक के साइड जो फेस है वो तो हमें दिख ही नहीं रहा, हम सिर्फ फ्रंट और लेफ्ट और राइट देख रहे हैं। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं हो सकता है मे बी वो पीछे की तरफ भी हो या नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो फ्रंट लेफ्ट राइट है तो 3 मुख, और अगर पीछे भी हुआ तो 4 मुख। तो यहाँ पे इसलिए यह लगाया गया है कि चित्र है 3 या 4 मुख वाला हमें मिला है एक योगी का चित्र। विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है, तो कई लोग इसको शिव से कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं शिव से? मेवाड़, क्योंकि शिव जी की भी हमें कुछ इस तरीके की प्रतिमा मिली। कहाँ? मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता के सीमा में था मेवाड़। वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे एक शिव जी का अवतार है जिनमें 4 मुख बने हुए हैं, जिनको एक लिंगनाथ जी के नाम से जाना जाता है। आप गूगल कर सकते हैं, एक लिंगनाथ जी की फोटो आप देखिएगा जिसमें शिव जी की इमेज आपको दिखेगी 4 मुख वाले। तो कई विद्वान मानते हैं कि ये वही शिव जी की इमेज है जो यहाँ पर एक योगी का चित्र दिखाया गया हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी। देखो, हम इस चीज को लेकर के भी श्योर नहीं है कि वो शवों को सिर्फ दफनाते थे या जलाते भी थे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमें जो डेड बॉडीज मिली है वो उसके हिसाब से बहुत कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको दफनाए गए होंगे तो वो तो डेड बॉडी हमें मिला, लेकिन जो नहीं मिल रहा है, जो दफनाया नहीं गया, तो वो कहाँ गया? तो इसका मतलब है कि उसको जलाते होंगे। तो इतिहासकार इस तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वे शव जलाते थे। तो इस चीज की ओर इशारा करता है कि वो शवों को क्या करते थे? जलाते थे, क्योंकि डेड बॉडीज बहुत कम मिले। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। गर्त में यानी कि जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके दफन करते थे। उनके साथ मृत भाड़ यानी देखो मिट्टी के बर्तन को उसके साथ दफनाते थे, और अवशेष मिले हैं तो मिट्टी के बर्तन और जो भी चीज जो उनके साथ दफना सके। अगर कोई अमीर हुआ तो उसके साथ कीमती चीजों को दफनाएंगे, विलासिता की चीजें जिसे कहते हैं, और कोई गरीब हुआ तो उसके साथ बेसिक जो चीजें हैं, जो बेसिक नीड है, जैसे पानी पीने के लिए बर्तन हो गया, खाने के लिए बर्तन हो गया। तो इस तरीके का एविडेंस मिला। तो इसका मतलब क्या है? वो लोग इहलोक और परलोक में विश्वास करते होंगे कि व्यक्ति मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाता है, वहां इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो साथ में दफन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था? वो लोग दूसरी दुनिया में भी बिलीव करते हैं। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड भी हमें मिले हैं। तो हवन कुंड मिले तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये लोग वैदिक होने के भी साक्ष्य में मिलते हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं, तो हमें स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले। स्वास्तिक का चित्र कुछ इस तरीके का होता है। हम बेसिकली अपने पूजा पाठ के दौरान बनाते हैं, दिवाली वगैरह पे आपने बनाया होगा, आपने देखा होगा। तो ये स्वास्तिक का निशान कुछ इस तरीके का होता है। तो हमें इस तरीके का स्वास्तिक का निशान भी हमें वहां से मिला है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था। द्रविड़ कौन? दक्षिण भारत के लोग। और शिव द्रविड़ों के देवता थे। उन्होंने आर्यों ने अपना लिया, बाद में आर्यों ने इस धर्म को अपना लिया, आर्य लोग जो नॉर्थ इंडियंस थे। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, यानी कि जैन और बौद्ध धर्म वाले अपने आप को रिलेट उस सिविलाइजेशन से करते रहे, कहते हैं कि हमारा धर्म यहां से शुरू हुआ भाई, हड़प्पा सभ्यता के टाइम से। पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दी है। लेकिन जो मुख्य धारा के दो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने इस चीज को मानने से बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। तो हमारे पास इसका कुछ ज्यादा एविडेंस भी नहीं है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातात्विदों को कई मंदिरों के अवशेष मिले हैं। तो जो पुरातात्विद हैं उनको बहुत सारे मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पर सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा, हमें सिंधु घाटी से एक भी मंदिर नहीं प्राप्त हुआ है। मार्शल आदि कई इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेतों में या नदी किनारे पूजा किया करते थे। देखो, तो हमें कोई मंदिर मिला नहीं, तो भाई वो लोग पूजा कहाँ करते थे? तो इस चीज को इतिहासकार क्या बोलते हैं? इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अपने घरों में पूजा करते थे, या तो खेतों में पूजा करते थे, या नदी के किनारे पूजा करते थे। तो एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे पूज्य स्थल घोषित किया गया। बस सिर्फ एक जगह को पूजा का स्थल घोषित किया गया, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वह है हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार को। पर अभी तक केवल बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना गया है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे
त्यौहार आते हैं, मतलब ओकेजन आता है जहाँ पर गंगा स्नान किया जाता है। ठीक है, जैसे कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करते हैं कई लोग सुबह सुबह उठ करके, तो इसी तरीके से गंगा स्नान करते हैं, कुंभ के मेले में गंगा स्नान करते हैं, तो गंगा में नहाने जाते हैं। वैसे ही सैंधव लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग गंगा में स्नान करके लोग अपने आप को पवित्र महसूस करते थे, पवित्र मानते थे, तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग क्या करते होंगे, वृहद स्नानागार में सामूहिक स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में अधिक मात्रा में मिली ताबीजों से, देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ताबीज मिला है, तो इन ताबीजों से ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। तो हमें जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ताबीज मिला है, इससे हमें ऐसा लगता है कि ये लोग क्या करते थे, भूत प्रेत या तंत्र मंत्र में भी बिलीव करते थे। क्योंकि अगर बिलीव करते हैं तभी तो ताबीज है, नहीं करते तो नहीं होता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।